जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग समझने वाले हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, आपराधिक न्याय प्रणाली को। भारत के हर नागरिक को ये जानना चाहिए कि उसके क्या अधिकार हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं क्राइम होता है। क्राइम के दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, क्रिमिनल को, एक्यूज्ड को अरेस्ट करती है। तो अरेस्ट किए जाने के दौरान एक पुलिस का तरीका क्या होना चाहिए और जो एक्यूज्ड है उसके क्या अधिकार होंगे, इसी पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक कर समझते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं और पुलिस का तौर और तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहला बिंदु पे हम लोग बात करते हैं। वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। सबसे पहला काम पुलिस का होता है, अगर कहीं पर क्राइम हो जाए तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, ये पहला काम होता है पुलिस का। कहीं पर भी क्राइम हो और उसका कंप्लेंट जब किया जाता है तो उसका जांच पड़ताल करना सबसे पहला काम होता है पुलिस का। दूसरा, एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस। पुलिस का दूसरा काम क्या है कि जो विटनेस है, जो गवाह है, उसका स्टेटमेंट, जो वो बता रहा है, उसको रिकॉर्ड करना, लिखना, ये दूसरा काम है। एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस, और अलग अलग तरह के जो भी उसको सबूत मिल रहे हैं, जो भी सबूत मिल रहे हैं, उसको इकट्ठा करना पुलिस का ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं और उसका काम होता है। तीसरा बिंदु पे हम लोग बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच पड़ताल के ही आधार पर, द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। जांच पड़ताल के ही आधार पर पुलिस को ये ज़रूरत होती है अपना ओपिनियन देने की। यानी जो जांच पड़ताल करता है पुलिस, उसी के आधार पर वो अपना भी ओपिनियन देता है। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। एवरीवन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ द लैंड। सभी लोग भारत के देश के कानून के अधीन हैं। भारत के जितने भी नागरिक हैं, इसमें पुलिस भी आएंगे, हम भी आएंगे, सभी लोग देश के कानून के अधीन ही हैं। दिस इंक्लूड्स द पुलिस। इसमें पुलिस को भी शामिल किया गया है। कहने का मतलब है कि जो भारत का, जो देश का जो कानून है, इससे बियॉन्ड जाकर के, इससे अलग जाकर के कोई काम नहीं कर सकता। यानी पुलिस भी काम करेगा तो नियम और कानून के अधीन ही काम करेगा। Therefore, police investigation always have to be conducted in accordance with law and with full respect for human rights. इसका मतलब है कि पुलिस भी जो अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी अकॉर्डेंस विद द लॉ, वो भी नियम और कानून के अंतर्गत ही क्या करेगी, अपना जांच और पड़ताल करेगी। कानून के दायरे से बाहर निकल करके वो किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन को नहीं कर सकती है। कानून के दायरे में ही रह करके उसको अपने सारे कामों को करना होता है। और यहाँ तक कि जो नागरिक है जिसे अरेस्ट किया जाना है, जिसे आप अरेस्ट कर रहे हैं, उसके भी मान सम्मान का आपको ख्याल रखना होता है। इसीलिए कहा गया है कि हम सभी लोग देश के कानून के अधीन हैं और जो कानून बनाया गया है वो सबको फॉलो करना है, चाहे पुलिस हो या एक आम नागरिक हो देश का, सबको फॉलो करना होता है। अगला बिंदु पे हम लोग बात करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन। सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई हैं, कुछ दिशा निर्देश दी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी निर्देश को, उसी गाइडलाइंस को पुलिस को फॉलो करना होता है। किसी को अरेस्ट करने के दौरान या डिटेंशन करने के दौरान, डिटेंशन का मतलब उसको आप कैद कर रहे हैं तो उसके दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान और इंटरोगेशन के दौरान, पूछताछ के भी दौरान, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम आपको दिए हैं, जो गाइडलाइंस दिए हैं, उसी को फॉलो करना होता है। उससे बाहर जा कर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात पुलिस की हो रही है। पुलिस अगर किसी को अरेस्ट कर रहा है, डिटेंशन कर रहा है, इंट्रोगेशन कर रहा है, तो उस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई हैं, इन्हीं गाइडलाइंस को पुलिस को फॉलो करना होता है। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। पूछताछ के दौरान ये पुलिस को बिल्कुल अधिकार नहीं होता है कि वो आपको टर्चर करे। जैसे कि आप फिल्मों में देखते होंगे, साउथ के फिल्मों में या किसी भी फिल्म में अक्सर दिखाया जाता है कि
जो एक्यूज होता है, जिसे अरेस्ट किया गया रहता है, पुलिस उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और ज़बरदस्ती उस पर इल्ज़ाम थोपा जाता है और उससे कबूल भी करवाया जाता है। तो ये चीज़ें क्या है, बिल्कुल गलत है। ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पुलिस टॉर्चर बिल्कुल आपको नहीं कर सकता है पूछताछ करने के दौरान। और शूट एनी ड्यूरिंग एंड शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और वो आपको शूट भी नहीं कर सकता। अगर पूछताछ के दौरान वो आपको टॉर्चर तो कर ही नहीं सकता है, तो शूट कहाँ से भला कर सकता है। तो इन चीज़ों का अधिकार पुलिस को बिल्कुल नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं, द पुलिस कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर अ पेटी ऑफेंसेस। अगर कोई व्यक्ति अगर गलत से गलत काम किया है, यानी बहुत मतलब घिनौना भी काम किया है, तो उस तरह के ऑफेंस के लिए भी किसी एक्यूज्ड को, किसी दोषी को आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। पुलिस जो है, आप कितना हो बड़ा कोई क्राइम करके आया हो, उसको आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। पुलिस जो है उसे मारपीट नहीं सकता है। अगला बिंदु देखेंगे हम लोग, आर्टिकल 22 of the Constitution and the criminal law guarantee to every arrest person the following fundamental rights। अनुच्छेद 22 में, संविधान के अनुच्छेद 22 में, क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन, जो भी अरेस्टेड पर्सन है, जिसको भी अरेस्ट किया जाता है, उसको कुछ संविधान ने अनुच्छेद 22 में कुछ बातें लिखी गई हैं, कुछ अधिकार दिया गया, यानी अरेस्टेड पर्सन के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 22 में ये लिखा हुआ है। वो क्या क्या है देखेंगे हम लोग। यानी जो कुछ अरेस्टेड पर्सन के लिए कुछ अधिकार जो है ना संविधान देता है, जो कि अनुच्छेद 22 में मौजूद है, वो क्या क्या है हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, तो अरेस्ट किए जाने के दौरान ये आपको बताना होता है कि किस ऑफेंस के लिए, किस जुर्म के लिए आप उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। ये चीज़ उसको बताना होता है जिसे आप अरेस्ट कर रहे हैं। अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है, तो अरेस्ट किए जाने के दौरान पुलिस को ये बताना होता है कि किस जुर्म के लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये अधिकार है एक अरेस्टेड पर्सन के लिए। उसके बाद द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर ही अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार होता है। जो अरेस्टेड पर्सन है, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसको 24 घंटा के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार होता है, 24 घंटा के अंदर ही। अगला अधिकार हम लोग देखेंगे, The right not to be ill-treated or tortured during the arrest or in custody. The right not to be ill-treated or tortured during the arrest or in custody. कस्टडी के दौरान या अरेस्ट के दौरान जो अरेस्टेड पर्सन का अधिकार होता है, उसे आप छीन नहीं सकते हैं और गलत तरीके से आप उसके साथ पेश नहीं आ सकते हैं। उसके अधिकारों का हनन आप नहीं कर सकते हैं और उसे टॉर्चर भी आप नहीं कर सकते हैं अरेस्ट के दौरान। अगला बिंदु हम लोग देखेंगे, कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। जो कस्टडी में जो कन्फेशन होता है, आपने फिल्म में देखा होगा कि पुलिस किसी को कस्टडी में लेती है और ज़बरदस्ती उससे जो है कबूल कराया जाता है कि ये गुनाह आपने किया है, चलो कबूल करो कि ये मर्डर तुमने किया है, ये कबूल कराया जाता है। तो इसलिए वहाँ पर टॉर्चर किए जाने के कारण भी कई सारे लोग ये कबूल कर लेते हैं कि हाँ ये गुनाह मैंने किया है, जबकि वो नहीं किया होता है, लेकिन वो कबूल कर लेता है। इसीलिए ये अधिकार उसको दिए गए हैं अरेस्टेड पर्सन को कि अगर कस्टडी में जो कन्फेशन होता है, उस कन्फेशन को सबूत के तौर पर उस एक्यूज्ड के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बात को समझिएगा, यानी जो कस्टडी में जो कबूलनामा होता है, उस कबूलनामा को वो एक्यूज्ड के खिलाफ में सबूत के तौर पर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे ही कोई बंदा मर्डर नहीं किया है, कस्टडी में पुलिस लेके आई, मारी पीटी, और उसने कबूल कर लिया कि हाँ हमने कर लिया कि मैंने ही मर्डर किया है, तो आप कोर्ट में जा करके उसको सबूत के तौर पे आप नहीं रख सकते हैं कि हाँ उसने खुद ये कबूल किया था कि इसने मर्डर किया। नहीं, वो सबूत आपका नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोर्ट भी जानती है
और सभी लोग ये जानते हैं कस्टडी में ज़बरदस्ती जो है ना चीज़ों को कबूल कराया जाता है, इसलिए वो सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आगे हम लोग देखेंगे। A boy under 15 years of age and woman cannot be called to the police station only for questioning. अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई लड़का अगर 15 साल से नीचे हो या कोई महिला हो तो इनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है सिर्फ पूछताछ करने के लिए। यानी पूछताछ करने के लिए आपने देखा होगा कि पुलिस अक्सर जो है ना पुलिस स्टेशन में बुलाती है, तो अगर वो महिला है तो पूछताछ करने के लिए उसे आप नहीं बुला सकते हैं। अगर वो कोई लड़का है और 15 साल से नीचे है तो सिर्फ पूछताछ के लिए उन्हें आप पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे अधिकार। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स दैट द पुलिस एंड द अदर गाइडलाइंस police and other agencies have to follow for the arrest, detention and interrogation of any person. यहाँ पर बात को समझिए। The Supreme Court of India has laid down a specific requirements and procedures. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ विशेष तरह की प्रक्रियाओं को बनाया है, कुछ विशेष तरह के रूल्स बनाए हैं। किनके लिए? तो पुलिस के लिए। किसके लिए? तो पुलिस के लिए, और अलग अलग जो एजेंसियां भारत में काम करती हैं उनके लिए भी, और उन गाइडलाइंस को ही फॉलो करना होता है इन सभी को, चाहे कोई एजेंसी हो या पुलिस हो, इन सबको जो है उन गाइडलाइंस को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। अरेस्ट के दौरान, डिटेंशन के दौरान और इंट्रोगेशन के दौरान किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट करते हैं या उसको डिटेंशन में डालते हैं, कैद करते हैं या उससे इंट्रोगेशन करते हैं, तो उसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष नियम कानून बनाए हैं। उसी नियम कानून के अधीन रह करके ही, उसी का पालन करते हुए ही आप क्या कर सकते हैं? किसी को अरेस्ट कर सकते हैं या इंटरोगेशन कर सकते हैं या आप उसे डिटेंशन में डाल सकते हैं। दीज आर नोन एज द डीके बसु गाइडलाइंस, और इस नियम कानून को, इस गाइडलाइंस को बोला जाता है डीके बसु गाइडलाइंस। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस बनाया है पुलिस के लिए या भारत की अलग अलग एजेंसियों के लिए जो अरेस्ट करती है किसी को या डिटेंशन में डालती है या इंट्रोगेशन करती है, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया है? विशेष तरह का गाइडलाइन बनाया है, और इसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्हें अरेस्ट करना होता है या इंट्रोगेशन करना होता है या डिटेंशन में डालना होता है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को, इस गाइडलाइंस को डीके बसु गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। सम ऑफ डीके बसु गाइडलाइंस आर एज फॉलो। अब उनमें से कुछ जो गाइडलाइंस है वो इस प्रकार है, हम लोग अब उसको देखेंगे बारी बारी से। जो डीके बसु गाइडलाइंस वो क्या क्या है हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंट्रोगेशन should wear clear, accurate and visible identification and name tags with their designation। यहाँ पर है कि जो पुलिस अधिकारी जो है किसी को अरेस्ट करता है या किसी का इंट्रोगेशन करता है, उसको क्लियर, एक्यूरेट, विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन। उसको क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल क्लियर और विजिबल, जो दिखे उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, यानी उसका आइडेंटिटी होना चाहिए एकदम बिल्कुल क्लियर। अगर कोई व्यक्ति आपको अरेस्ट करता है या इंट्रोगेशन करता है, जरा सोचिए कि वो गैर भी तो हो सकता है, कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है जो पुलिस डिपार्टमेंट से ना हो, तो वो भी इस काम को कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट करेगा या आपसे इंट्रोगेशन करेगा, शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन। उसके पास ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, आइडेंटिटी उसका होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, और नेम टैग्स उसका होना चाहिए, उसका नेम टैग्स होना चाहिए, और उसका डेजिग्नेशन भी उस पर होना चाहिए कि वो कौन सा अधिकारी है, किस पद पर है। ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए ताकि आपको पता लगे कि जो बंदा आपको अरेस्ट कर रहा है, आपसे इंट्रोगेशन कर रहा है, वो असल में है क्या, क्या पुलिस डिपार्टमेंट से है भी या नहीं है। तो उसका आइडेंटिटी मौजूद होना चाहिए, उसका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, उसका उस पर डेजिग्नेशन होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे ए मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर। मेमो ऑफ अरेस्ट क्या होता है? जब किसी बंदा को अरेस्ट किया जाता है, जब किसी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है, तो अरेस्ट किए जाने के दौरान एक पेपर होता है, एक
कागज़ होता है, उस कागज़ पे ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें लिखना होता है कि आपको कब अरेस्ट किया जा रहा है, अभी टाइम क्या हो रहा है, आपके पास क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं। तो वो एक समझ लीजिए कि छोटा मोटा क्या होता है, एक रिपोर्ट होता है जो अरेस्ट के दौरान बनाया जाता है, उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है। अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। तो मेमो ऑफ अरेस्ट क्या होना चाहिए, वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तैयार होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट के दौरान। जब पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है, तो अरेस्ट कर रही है तो उस दौरान क्या होना चाहिए, तो मेमो ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बिल्कुल तैयार होना चाहिए। एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट, और उस पर यह भी मेंशन होना चाहिए कि कब अरेस्ट किया गया है और टाइम क्या है, डेट क्या है और टाइम क्या है, ये चीज़ें उस पर होनी चाहिए। उसी से पता चलता है, यानी मेमो ऑफ अरेस्ट से ही, मेमो ऑफ अरेस्ट से ही पता चलता है कि किसी बंदे को कब और कितने बजे अरेस्ट किया गया है। तो ये चीज़ें उस पर होनी चाहिए मेमो ऑफ अरेस्ट पे। इसलिए कहा गया किसी को जब आप अरेस्ट करेंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी किसी को, तो मेमो ऑफ ये अरेस्ट जो है बिल्कुल तैयार करेगी, उस पर इन सारे चीज़ों को वो क्या करेगी, लिखेगी। उसके बाद इट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाई एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेंबर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। इट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाई एटलीस्ट वन विटनेस। इसको जो है अटेस्टेड भी कराना होता है कम से कम एक गवाह के द्वारा। जो मेमो ऑफ अरेस्ट जो पुलिस बनाएगी उसको अटेस्टेड भी करवाना होता है पुलिस को, कम से कम एक गवाह द्वारा, यानी साइन करवाना होता है एक गवाह के द्वारा। हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेंबर ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड। जो पर्सन अरेस्ट हुआ है वो उसके घर का क्या हो सकता है, मेंबर हो सकता है, कोई सदस्य हो सकता है। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो अरेस्ट मेमो बनाएगी, मेमो ऑफ अरेस्ट बनाएगी और उसको अटेस्टेड करवाई कम से कम आपके एक फैमिली मेंबर के द्वारा, उस पर क्या कराया जाएगा, साइन कराया जाएगा। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर्ड साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। और उसके बाद से ये जो मेमो ऑफ अरेस्ट है इसको आपके द्वारा भी साइन कराया जाता है। यहाँ पे आप एक बात सोच रहे होंगे कि वो एक दूसरे पर्सन से यानी फैमिली मेंबर से उसको अटेस्टेड क्यों कराया जाता है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी होता है कि आपके फैमिली मेंबर को पुलिस क्या कर रही है, अरेस्ट करके लेके जा रही है। तो थर्ड पर्सन को ये जानना, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को जानना ये ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता चले कि हाँ पुलिस ने क्या किया है, किसी को अरेस्ट करके ले गई है। ज़रा सोचिए कि पुलिस आया, अरेस्ट करके लेके चली जाए और अटेस्टेड यानी अरेस्ट जो मेमो ऑफ अरेस्ट है वो आपसे साइन ही नहीं करवाए, आपको पता ही नहीं चला कि आपके घर का बंदा कहाँ गया, किधर गया, कौन ले गया। तो इसलिए ये कराना क्या होता है, ज़रूरी होता है। और उसको उस अरेस्टेड पर्सन के द्वारा भी क्या किया जाता है, तो साइन करवाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंट्रोगेटेड हैज अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव। जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है या डिटेन्ड किया गया है यानी कैद किया गया है, या जिससे आप इंट्रोगेशन आप कर रहे हैं, उसको ये अधिकार होता है कि वो अपने रिलेटिव्स को बताए, अपने बारे में रिलेटिव्स को बताए। यानी आपको अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो ये आपका अधिकार है कि आप अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। फ्रेंड्स और वेल विशर, आप फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, या आपके जो वेल विशर लोग हैं, जो आपके जानने वाले हैं, आपके ख्याल रखने वाले हैं, उन्हें भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ये आपको अधिकार है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ को समझिए। When a friend or relatives live outside, यदि आपके दोस्त, आपके परिवार अगर कहाँ रहते हैं, लिव आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, जिस जिला में, डिस्ट्रिक्ट में आपको अरेस्ट किया गया है और आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त, आपके वेल विशर्स अगर आपके उस ज़िले में न हो, ज़िले से बाहर हो, तो उस कंडीशन में ये आपका अधिकार है, कि पुलिस क्या करे, 8 से लेकर के 12 घंटा के भीतर आपके परिवार वालों को, आपके फ्रेंड्स को या आपके वेल विशर को क्या करे, इन्फॉर्म करे। ये अधिकार है। पुलिस को क्या करना होगा, 8 से 12 घंटे के भीतर में ही क्या करना होगा, आपके फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करना होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं आपके परिवार वाले तब।
अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब एफआईआर। एफआईआर का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इट इज विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम। जब एफआईआर हो जाता है तो पुलिस को ये अधिकार हो जाता है कि वो मामले का क्या करे, इन्वेस्टिगेशन करे। जो क्राइम हुआ है या कोई घटना हुआ है तो उसका जांच पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है पुलिस को। जब तक एफआईआर नहीं होता है तब तक पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। एफआईआर होने का मतलब हुआ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, आपने क्राइम का रिपोर्ट कराया पुलिस ने, अब वहाँ से पुलिस का काम स्टार्ट हो जाता है इन्वेस्टिगेशन करने का। तो पुलिस का काम एफआईआर के बाद ही स्टार्ट होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offense। अगर देखिए यहाँ पर किसी भी तरह के अपराध का अगर सूचना कोई व्यक्ति देता है तो पुलिस का जो इंचार्ज है, जो पुलिस इंचार्ज है, जो ऑफिसर है, जो पुलिस इंचार्ज, उसको FIR लिखना होता है। ये कंपल्सरी है। कोई भी व्यक्ति किसी ऑफेंस का, किसी क्राइम का अगर इंफॉर्मेशन देता है पुलिस स्टेशन में तो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है उसे क्या करना होता है, तो एफआईआर लिखना होता है। ये कंपलसरी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ओरली और इन राइटिंग। ये इंफॉर्मेशन जो है दो तरीकों से दी जा सकती है, ओरली भी या रिटन भी। ये इंफॉर्मेशन किसी के द्वारा, यह इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा दो तरीकों से दी जा सकती है, ओरली भी या रिटन भी। पुलिस आगे अपना काम करेगी, है ना। ओरली लेकर के उसको रिपोर्ट को क्या करेगी, एफआईआर लिखेगी, या अगर लिखा हुआ भी मिलता है तो उसको क्या करेगी, लिखेगी। तो ये पुलिस का काम है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, द एफआईआर यूजुअली मेंशन द डेट। एफआईआर में यूजुअली क्या क्या मेंशन होता है, तो डेट होता है। जो एफआईआर लिखवाया जाता है उसमें क्या क्या मेंशन होता है, तो डेट होता है, टाइम एंड द प्लेस ऑफ ऑफेंस एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस, और जहाँ पर क्राइम हुआ है उस क्राइम होने का जो जगह है, ये भी चीज़ें उसमें शामिल करी जाती हैं। यानी डेट हो जाता है, टाइम हो जाता है, और क्राइम ऑफ प्लेस ऑफ द ऑफेंस, जहाँ पर कोई घटना घटता है उस जगह का भी इसमें जिक्र होता है। डिटेल द बेसिक फैक्ट्स, और जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं इसको भी इसमें डिटेल किया जाता है, इसमें लिखा जाता है। ऑफ द ऑफेंस इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स, और उस घटना के बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाता है। उस घटना के बारे में जो भी लिखना होता है, जो भी जिक्र करना होता है, पुलिस क्या करती है उसमें, क्या करती है, काफ़ी तफसील से, काफ़ी डिटेल से उसको लिखने का काम करती है। तो आज की वीडियो में हमें यही समझना था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और हमें लगता है कि भारत के हर नागरिक को ये जानना चाहिए कि उसका क्या अधिकार है। आपको आपका अधिकार पता रहता है तो आपके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। इवन पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी जो है आपसे बदसलूकी से और ऐसे तरीक़ों से पेश नहीं आ सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही समझना था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी अपने अधिकारों के बारे में जानें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।